तो नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हम लोग क्लास 12th की बायोलॉजी चल रही थी, जिसमें हम लोग का चैप्टर नंबर चल रहा था 4th, यानी कि जो चौथा चैप्टर था आपका बायोलॉजी का, जिसका नाम था जनन स्वास्थ्य। तो जनन स्वास्थ्य से रिलेटेड हम लोगों ने इससे पहले की 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, और आज का जो वीडियो होने वाला है इसका चैप्टर का लास्ट वीडियो होने वाला है, यानी कि लेक्चर नंबर जो 5 आपका होने वाला है, यानी कि जो आज का वीडियो है वो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होने वाला है। इसी के साथ ही आप लोग का जो चैप्टर होगा जनन स्वास्थ्य वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो ये जो नोट्स होगा इसका नोट्स मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि यूट्यूब पर ये चीज़ अपलोड हो चुकी है, जाकर के आप लोग चैनल पे चेक कर लीजिएगा। आज ही नोट को अपलोड कर दिया गया है। वीडियो पे लाइक टारगेट 41 लाइक का था, जिसमें आप लोगों ने 38 लाइक तक कर दिया था। तो फिर भी मैंने इस नोट्स को क्या किया है, डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दिया है वहाँ उस वीडियो के। तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जाकर के आप लोग चेक कर लें, इसका नोट्स है बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर लें। ठीक, तो ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में नोट्स आप लोग बाद में डाउनलोड कर लेना। इस वीडियो में क्या होगा कि इस वीडियो में आपके 2 टॉपिक बचते हैं, यानी कि जो जनन स्वास्थ्य जो आपका चैप्टर है उसके 2 टॉपिक बचते हैं, जिन 2 टॉपिक को आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। पहला टॉपिक तो आपका यही होने वाला है, यौन संचारित या फिर लैंगिक संचारित रोग, और दूसरा टॉपिक होने वाला है आपका बंध्यता। ठीक, तो बंध्यता को भी हम लोग पूरा डिटेल में समझेंगे। तो हर एक टॉपिक को अच्छे से कराया जा रहा है हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। ठीक, और ऐसे ही और भी क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। तो आज का हमारा जो वीडियो है लेक्चर 5 है, उसका जो पहला टॉपिक है वो है यौन संचारित या फिर लैंगिक संचारित रोग। तो इसकी परिभाषा अगर आपको दी नहीं हो तो आप लोग इस प्रकार से दे सकते हैं कि वह रोग जो संभोग के समय यौन संबंधों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित होते हैं, उन्हें हम यौन संचारित या फिर लैंगिक संचारित रोग कहते हैं। ठीक, इन्हें यौन रोग या फिर गुप्त रोग भी कहा जाता है। तो वे रोग इसमें ये बताया गया है कि वे रोग जो संभोग के समय, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है उसके अंदर यौन संचारित या फिर कोई भी ऐसा रोग है जो यौन से संबंधित है, और जब वो क्या करता है कि जब संबंध बनाते हैं, 2 नर और मादा मिलकर के जब संबंध बनाते हैं, तो जो अगर मान लीजिए नर में यौन संबंधित कोई रोग है तो वो मादा में स्थानांतरित हो जाता है, तो उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, यौन संचारित या फिर लैंगिक संचारित रोग कहते हैं। ठीक, तो इन रोगों को क्या कहते हैं, इन रोगों को हम लोग यौन रोग कह सकते हैं या फिर गुप्त रोग भी कहा जाता है। कई जगहों पर आपने पोस्टर में देखा होगा गुप्त रोग विशेषज्ञ, ऐसा करके आप लोगों ने बहुत सारे दीवारों पे कहीं कहीं पे पोस्टर बना रहता है, वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा। ठीक, तो ये चीज़ आपकी हो गई। अब यौन संबंधी जो रोग होते हैं फिर यौन संचारित जो रोग होते हैं वो कौन कौन से रोग होते हैं उनको हम लोग को समझना है, क्योंकि वही आपके महत्वपूर्ण होते हैं। तो परिभाषा आप लोग को अच्छे समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो अगर हमारा यौन संचारित रोग से ही संबंधित है, यानी कि कौन कौन से रोग हैं यौन संचारित होने वाले, तो उनको हम लोग समझना है। तो जो आपके यौन संचारित रोग होते हैं वो 2 प्रकार से होते हैं। एक तो आपका होता है जीवाणु द्वारा। अब ये एसटीडी क्या होता है, एसटीडी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में, ये एसटीडी जो है वो आपका यौन संचारित रोग का ही शॉर्ट फॉर्म है। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है जीवाणु द्वारा एसटीडी, यानी कि जीवाणु के द्वारा फैलने वाले यौन संचारित रोग। उसके बाद फिर दूसरा जो आपका होता है विषाणु के द्वारा फैलने वाले यौन संचारित रोग, यानी कि विषाणु द्वारा एसटीडी। ठीक, तो जीवाणु और विषाणु द्वारा फैलते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आप लोग 4 ऐसे नाम बताओ जो यौन संचारित रोग हैं, तो उसमें आप लोग जीवाणु द्वारा जो फैलने वाले एसटीडी हैं उनका भी नाम लिख सकते हैं, और जो विषाणु द्वारा फैलते हैं उनका भी नाम लिख सकते हैं, वो गलत नहीं माना जाएगा। ठीक, लेकिन अगर आप लोग को इनको अलग अलग करके लिखना है तो आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, जीवाणु द्वारा अलग और विषाणु द्वारा अलग। ठीक, तो यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया होगा। फिर हम लोग अब बात करेंगे कि जो यौन संचारित रोग होते हैं वो जीवाणु द्वारा जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो पहले नंबर पे आपका नाम आता है, वो होता है सुजाक। तो यह जो रोग होता है वो जीवाणुओं द्वारा फैलता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो जीवाणु द्वारा हम लोग यौन संचारित रोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो सुजाक है वो क्या होता है, जीवाणु द्वारा ही फैलता है। जो सुजाक रोग होता है वो नाइसेरिया गोनोरिया नामक जीवाणु से होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो सुजाक रोग होता है वो नाइसेरिया या फिर गोनोरिया नामक जीवाणु से होता है। इतना आपको समझ में आ गया। फिर हम लोग को ये याद करना है कि इसका लक्षण क्या हो सकता है। तो जो सुजाक रोग होता है, सुजाक रोग जीवाणु द्वारा होता है, और इसके जो जीवाणु होते हैं उनका क्या नाम होता है, नाइसेरिया गोनोरिया। और इसका जो लक्षण की बात करें तो मूत्र त्याग के समय जलन, यानी कि जब हम लोग मूत्र विसर्जन करते हैं तो उस समय क्या होता है, मूत्र जो नलिका होती है उसमें जलन होता है, तो वो एक सुजाक का लक्षण माना जा सकता है। ठीक, तो ये आपका पहला जो रोग है वो कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब दूसरा रोग की अगर बात करें, जो दूसरा रोग है जो जीवाणु द्वारा फैलने वाला जो दूसरा रोग है यौन संचारित रोग, वो है सिफिलिस। तो सिफिलिस जो होता है वो क्या होता है, यौन संचारित रोग होता है।
सिफिलिस रोग का जो जीवाणु होता है वो होता है ट्रोपोनेमा पेलिडम। ठीक, तो जो सिफिलिस रोग होता है वो आपका ट्रोपोनेमा पेलिडम जीवाणु द्वारा फैलता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। फिर लक्षण की बात करें तो सिफिलिस रोग के क्या लक्षण होते हैं, तो जननांगों पर क्या हो जाता है, घाव हो जाता है। यानी कि जो स्त्री होती है या फिर पुरुष होते हैं उनके जो जननांग होते हैं उन पर क्या हो जाता है, घाव हो जाता है। तो ये आपका सिफिलिस रोग का क्या है, एक लक्षण है। ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो जीवाणु द्वारा जो मेन आपके जो रोग होते हैं दो, उसको हम लोगों ने समझ लिया है। तो जो जीवाणु द्वारा जो फैलने वाले रोग होते हैं उनका उपचार तो संभव होता है, लेकिन जो आपका विषाणु के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग होते हैं उनका जो यौन संचालित रोग होते हैं उनका उपचार हो पाना बहुत मुश्किल है, या फिर कह सकते हैं कि उपचार संभव ही नहीं है। विषाणु क्या होता है, विषाणु एक वायरस कह सकते हैं विषाणु को हम लोग इंग्लिश में। ठीक, तो यही चीज़ आपका विषाणु होता है। तो विषाणु बहुत छोटे होते हैं जो हम लोग को दिखाई नहीं देते, अपनी आँखों से, नंगी आँखों से दिखाई नहीं देते हैं। ठीक, तो विषाणु द्वारा जो फैलने वाले यौन संचालित रोग होते हैं उनमें सबसे पहला नाम आपका आता है एड्स। जैसा कि आप लोगों ने इसका नाम बहुत ही बार सुना होगा। तो एड्स क्या होता है, एड्स आपका विषाणुओं द्वारा फैलता है। ठीक, एड्स रोग जो होता है वो प्रतिरक्षा तंत्र को कम कर देता है। हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी जिसे हम लोग बोल सकते हैं उसको क्या करता है, एड्स उसे कम कर देता है, जिसकी वजह से हम लोग को कोई भी बीमारी होती है, जैसे कि मान लीजिए बुखार हो गया, तो बुखार हम लोग को बहुत जल्दी हो जाता है और जल्दी ठीक नहीं होता है, क्योंकि हम लोग की जो रोग प्रतिरक्षा जो तंत्र है वो कम हो गया एड्स के कारण। इसी वजह से बहुत सारे जितने भी रोग होंगे आप लोग को बहुत जल्दी ही हो जाएंगे। उसमें क्या होता है कि जल्दी सही नहीं होता है। तो जो एड्स होता है वो HIV नामक विषाणु से होता है। यानी कि जो एड्स के जो विषाणु होते हैं उनका क्या नाम होता है, HIV। तो एड्स HIV नामक विषाणु द्वारा फैलता है। दूसरा जो आपकी लक्षण की बात करें तो लक्षण में क्या होता है, निरंतर ज्वर, यानी कि जिसका मतलब है निरंतर यानी कि तेज बुखार आना, या फिर कह सकते हैं लगातार बुखार आना। दूसरा पॉइंट है आपका मांसपेशियों में दर्द, यानी कि जो आपके शरीर की जो मांसपेशियां हैं उनमें दर्द होना। ठीक, तो ये क्या है, दो महत्वपूर्ण जो लक्षण हैं आपके एड्स के लक्षण हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एड्स का कोई भी इलाज नहीं है। ठीक, एड्स का कोई भी इलाज नहीं है। अगर आपकी इसकी दवा करवाते भी हैं तो आप लोगों को बस 10 से 12 महीने तक आप लोग अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, मृत्यु होना तय हो जाता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को अगर एड्स की बीमारी हो जाती है तो उसमें मृत्यु होना उसका तय हो जाता है। एड्स फैलता कैसे है, तो एड्स दोस्तों इस प्रकार से फैलता है, जैसे मान लीजिए मल्टीपल पार्टनर बनाना, इसकी वजह से भी एड्स फैलता है। ठीक, तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद फिर इंजेक्शन वगैरह से भी एड्स फैलता है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी एड्स से पीड़ित रोगी है, उसने इंजेक्शन लगाया और वही इंजेक्शन आप लोगों ने लगा लिया तो उससे भी एड्स फैल सकता है। ठीक, फिर अगला जो दूसरा है वो है विषाणु द्वारा फैलने वाला जो विषाणु द्वारा जो फैलने वाले जो रोग हैं, दूसरा है वो है हेपेटाइटिस बी। ठीक, तो यह भी एक विषाणु जनित रोग है। जैसा कि आप लोग जानते हैं विषाणु के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो विषाणु जनित रोग हेपेटाइटिस बी भी एक विषाणु जनित रोग है। यह रोग आपका HBV नामक विषाणु द्वारा फैलता है। ठीक, तो HBV क्या होता है, H मतलब क्या होता है हेपेटाइटिस, B मतलब ये देख सकते हैं हेपेटाइटिस बी, ये जो लास्ट वाला बी है इसका मतलब होता है वायरस। तो HBV यानी कि हेपेटाइटिस बी वायरस नामक विषाणु द्वारा फैलता है। ठीक, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर लक्षण की बात करें, जो अगर हम लोग हेपेटाइटिस बी की लक्षण की बात करें तो इसमें क्या होता है, पेट दर्द होता है या फिर जी मचलना आदि। ठीक, तो इसके लक्षण क्या है, पेट में दर्द होना और जी मचलना इत्यादि। ठीक, अगला जो आपका रोग है वो है जेनाइटल वार्ड। तो जेनाइटल वार्ड जो आपका रोग होता है, यह रोग क्या होता है, ह्यूमन पोपिलोमा वायरस द्वारा फैलता है। ठीक, तो ये जो रोग होता है आपका ह्यूमन पोपिलोमा वायरस द्वारा होता है। ठीक, तो जो जेनिटल वार्ड होता है आपका ह्यूमन पोपिलोमा वायरस द्वारा फैलता है। और इसके लक्षण की बात करें हम लोग तो पुरुषों के सिसन व फिर स्त्रियों में लेवियाल योनि व गर्भाशय में मस्से बन जाना। तो ये क्या होता है कि जो आपके जननांग होते हैं उसमें मस्से उत्पन्न हो जाते हैं, और जब ये मस्से बड़े हो जाते हैं और जब ये फूटते हैं तो बहुत दर्द होता है। ठीक, तो यही आपका जेनिटल वार्ड रोग होता है। तो आप लोगों ने यहाँ तक के जितने भी यौन संचालित मेन जो रोग होते हैं आपके, और जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए सभी नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो ये सभी चीज़ें हम लोगों ने क्या करी, पढ़ ली। ठीक, तो जितने भी आपके 5 प्रकार के जो रोग होते हैं, 3 आपके विषाणु द्वारा जो फैलने वाले विषाणु जनित रोग जो आपने पढ़ा, और 2 आपके जीवाणु जनित रोग पढ़ा, यानी कि जो यौन संचालित रोग होते हैं उसमें 2 आपने जीवाणुओं द्वारा जो फैलने वाले यौन संचालित रोगों को पढ़ा, और आपने 3 वहीं पर पढ़ा विषाणु द्वारा फैलने वाले यौन संचालित रोगों के बारे में। तो इतना अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप लोग को इसी में से अगर भी 1-2 नंबर का कोई भी क्वेश्चन आता है तो इसी में से देखने को मिलेगा, बाहर से नहीं आएगा। ठीक, तो यहाँ तक आप लोग देख लेंगे। फिर अब हम लोग बढ़ते हैं, जो आपका टॉपिक है पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है, वो है वंध्यता, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इनफर्टिलिटी। ठीक, तो इनफर्टिलिटी में क्या होता है, यदि कोई दंपत्ति गर्भ धारण नहीं कर पाता
तो उसे हम लोग बंध्यता या फिर बांझपन भी कहा जाता है। ठीक, तो बांझपन भी आपने कई बार सुना होगा, कई लोग जो क्या होते हैं संतान को उत्पन्न नहीं कर पाते तो उनको क्या कहते हैं, बांझ कहते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बंध्यता कह सकते हैं। ठीक, तो इसका जो मेन अगर देखा जाए तो इस प्रकार से आप लोग कह सकते हैं कि संतान उत्पन्न ना कर पाना, या फिर कह सकते हैं कि संतान उत्पन्न करने में असक्षम होना ही बंध्यता कहलाता है। फिर क्या होता है, इन बंध्यता को दूर करने के लिए भी कुछ तकनीकियाँ आ गई हैं हमारे देश में, या कह सकते हैं विश्व में। कुछ ऐसे ऐसे उपचार बनाए गए हैं जिसकी अगर आप लोग हेल्प लेते हैं तो इस बंध्यता को दूर किया जा सकता है, फिर बांझपन को दूर किया जा सकता है। तो वो कौन कौन सी तकनीकियाँ हैं वही इस वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो क्या है ये, कुछ विशेष तकनीकी जैसे सहायक जनन प्रौद्योगिकियाँ द्वारा बंध्यता को सही किया जा सकता है। ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि जो आप लोग की विशेष सहायक जनन प्रौद्योगिकियाँ द्वारा बंध्यता को क्या कर सकते हैं, हम लोग सही कर सकते हैं। इसके लिए निम्नलिखित विधियों का उपयोग किया जाता है। तो जितनी भी विधियों का उपयोग किया जाता है उन सारी विधियों को हम लोग पढ़ेंगे, और इन विधियों को पढ़ने के बाद हम लोग का चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो 5 आपकी महत्वपूर्ण विधियां हैं, तो पांचों विधियों को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहली विधि है आपकी परख नली शिशु, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक, इसे आप लोग इस प्रकार से भी आपको हिंदी में विट्रो लिख करके भी आ सकता है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, विट्रो इस प्रकार से भी लिख करके आ सकता है। ठीक, तो हिंदी में इंग्लिश में दोनों में आपको ध्यान रखना है ताकि आप लोग को भी कोई भी मिस्टेक ना हो पाए। तो इस विधि में क्या होता है, इस विधि में शुक्राणु और अंडाणु के मध्य निषेचन की क्रिया शरीर के भीतर जैसी ही परिस्थितियों में ही शरीर से बाहर टेस्ट ट्यूब में कराई जाती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से अंडाणु और शुक्राणु शरीर के अंदर मिलने के बाद निषेचन होता है, उसी प्रकार का निषेचन हम लोग क्या करते हैं, शरीर के अंदर नहीं बल्कि शरीर के बाहर हम लोग एक टेस्ट ट्यूब में कराते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग परख नीली शिशु या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी कह सकते हैं। ठीक, तो इस विधि में पत्नी या फिर दाता स्त्री कह सकते हैं, अगर मान लीजिए कि पत्नी में अंडाणु की कोई समस्या हो रही है या फिर अंडाणु नहीं बन पा रहा है किसी वजह से, तो आप लोग क्या करेंगे, दाता स्त्री या फिर किसी स्त्री की सहायता से या किसी और स्त्री का अंडाणु ले सकते हैं। तो इसमें दोनों स्थितियां हो सकती हैं, तो या फिर आप लोग पत्नी का ले सकते हैं या फिर दाता स्त्री का ले सकते हैं अंडाणु, तथा या फिर पति या फिर मान लीजिए कि स्त्री में कोई दिक्कत नहीं है, पति में कोई प्रॉब्लम आ रही है, शुक्राणु नहीं बन पा रहे हैं, तो क्या करेंगे आप लोग, दाता पुरुष का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या होगा, या तो पति का इस्तेमाल करेंगे या फिर दाता पुरुष का। यानी कि अगर पति सही है तो इसी का शुक्राणु लेंगे, अगर इसका पति का जो शुक्राणु सही नहीं है तो हम लोग किसी और भी पुरुष का शुक्राणु ले करके अंडाणु से क्या कर सकते हैं, निषेचन करा सकते हैं। तो पुरुष के शुक्राणु को प्रयोगशाला में ले जाकर निषेचन कराया जाता है, जिससे जायगोट या युग्मनज का स्थानांतरण पत्नी में कर दिया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई समस्या होती है या फिर कह सकते हैं कि निषेचन नहीं हो पाता है नर और मादा में, तो क्या होता है कि कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो क्या करते हैं, नर का क्या करते हैं, शुक्राणु निकाल लेते हैं और मादा का अंडाणु निकाल लेते हैं, और दोनों को हम लोग क्या करते हैं, मिला करके एक टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं, निषेचन कराते हैं। और जब वो जायगोट बन जाता है निषेचन के उपरांत, तो क्या करते हैं, उस जायगोट को हम लोग मादा के जो शरीर में है स्थानांतरित कर सकते हैं। ठीक, अब दूसरा पॉइंट आपका क्या है, युग्मक अंता फैलोपियन स्थानांतरण, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, GIFT, गैमीट इंट्रो फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक, फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक, तो यहाँ तक आप लोग समझ लेना GIFT क्या होता है, यानी कि युग्मक अंतः फैलोपियन स्थानांतरण। यह उन महिलाओं के लिए अधिक उपयोगी होता है जिनमें अंडाणु का निर्माण नहीं होता है, या कह सकते हैं मान लीजिए कोई भी मादा है या फिर कह सकते हैं स्त्री है, तो उसके अंदर क्या होता है, किसी में क्या होता है, अंडाणु नहीं बन पा रहा है किसी कारण से, या फिर कह सकते हैं उसका निर्माण नहीं हो पा रहा है, लेकिन निषेचन तथा भ्रूण के बदलाव में सक्षम होती है। लेकिन उसका जो शरीर है वो निषेचन के लिए पूर्ण रूप से सही है, यानी कि निषेचन उसमें हो सकता है, बस उसमें क्या हो रहा है, अंडाणु नहीं बन पा रहा है। तो अंडाणु हम लोग कहीं और से ले लेंगे और उसको निषेचित करा करके इसके शरीर में रख देंगे, तो वो क्या हो जाता है, युग्मक अंतः फैलोपियन स्थानांतरण। लेकिन निषेचन तथा भ्रूण के बदलाव में सक्षम होती है। इसमें दाता स्त्री के अंडाणु को स्त्री के अंडवाहिनी में स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक, तो ये आप लोगों ने समझ लिया क्या होता है कि जब आप कोई स्त्री है उसके गर्भ में, या फिर कह सकते हैं कि उसका जो नलिका होती है उसमें क्या होता है, अंडाणु नहीं बन पा रहा है, तो हम लोग किसी अन्य स्त्री से क्या कर सकते हैं, अंडाणु को ले करके उसके जो जो उसका फैलोपियन ट्यूब होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं या फिर उसी में रख देते हैं। तीसरा पॉइंट है आपका अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण। तो ये क्या होता है, इसमें इसे शुक्राणु को सीधे अंडाणु के अंदर प्रवेश करा दिया जाता है, यानी कि इसको क्या करते हैं, शुक्राणु को सीधे अंडाणु के अंदर प्रवेश करा दिया जाता है। कई बार क्या होता है कि जब निषेचन नहीं हो पाता है तो क्या करते हैं, शुक्राणु और अंडाणु को पास ले जा करके उसमें सीधा ही शुक्राणु को अंडाणु के पास पहुंचा देते हैं। तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण। तो 3 पॉइंट आपके पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं चौथे और 5वें पॉइंट की ओर।
तो चौथा पॉइंट है आपका कृत्रिम वीर्य सेचन। इसमें क्या होता है, यह विधि उन नरों में अपनाई जाती है, उपयोग की जाती है जो प्राकृतिक रूप से स्त्री की योनि में वीर्य नहीं पहुंचा पाते। कह सकते हैं कि कोई भी पुरुष है, अगर वो प्राकृतिक रूप से जो उसका वीर्य है वो योनि में नहीं पहुंच पा रहा है, यानी मादा के योनि में नहीं पहुंच पा रहा है, या फिर जिनके वीर्य में क्या होता है शुक्राणु नहीं होते, या फिर कह सकते हैं शुक्राणु की मात्रा बहुत ही कम पाई जाती है, तो क्या करते हैं वो लोग, उन पुरुषों में क्या होता है कि इस विधि में पति या फिर स्वस्थ दाता के वीर्य को स्त्री के योनि या गर्भाशय में प्रवेश करा दिया जाता है। ठीक, तो मान लीजिए कोई भी स्त्री है और एक कोई पुरुष है, तो उसमें क्या होता है, जो पुरुष है उसमें क्या हो रहा है कि शुक्राणु नहीं बन पा रहे हैं, तो वो क्या करेगा, किसी अन्य पुरुष से क्या करेगा, शुक्राणु लेगा और उसके बाद में फिर क्या होगा, मादा के योनि या फिर गर्भाशय में प्रवेश करा देगा, जिसकी वजह से मादा के जो अंड से उसका निषेचन हो जाएगा, फिर क्या होगा, बच्चा का निर्माण हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं किसी कृत्रिम वीर्य निषेचन कह सकते हैं। ठीक, फिर आपका जो पांचवा पॉइंट है वो है सरोगेट माँ। तो ये क्या होता है, कुछ स्त्रियों में अंडाणु का निषेचन होता है। ठीक, कुछ स्त्रियों में क्या होता है, अंडाणु का निषेचन होता है, किंतु कुछ कारणवश भ्रूण का परिवर्धन हो नहीं पाता। ठीक, नहीं हो पाता। कह सकते हैं कि क्या हो जाता है, यानी कि मान लीजिए कि कोई भी स्त्री है और कोई भी पुरुष है, दोनों का अंडाणु शुक्राणु मिल गए और क्या होगा, निषेचन हो गया, लेकिन क्या हो रहा है, भ्रूण जो है उसका विकास नहीं हो पा रहा है, भ्रूण विकास से पहले ही उसकी मृत्यु हो जा रही है, फिर कह सकते हैं गिर जा रहा है। तो उसको हम लोग किस प्रकार से रोक सकते हैं, तो वो ये सरोगेट माँ है। ठीक, तो कुछ स्त्रियों में क्या होता है, अंडाणु का निषेचन होता है, किंतु कुछ कारणवश भ्रूण का परिवर्धन नहीं हो पाता। तो इस अवस्था में स्त्री के अंडाणु व उसके पति के शुक्राणु का कृत्रिम रूप से निषेचन कराया जाता है, यानी कि मादा का जो होता है अंडाणु से निकाल लिया जाता है और पति का जो होता है यानी कि नर का जो शुक्राणु होता है उसे निकाल करके कृत्रिम रूप से निषेचन कराया जाता है। और उसके बाद फिर जब वो भ्रूण जो होता है 32 कोष की अवस्था में जब हो जाता है, तो वो किसी इच्छुक जो स्त्री होती है, यानी किसी और स्त्री के गर्भ में क्या कर सकते हैं, उसको रोपित कर दिया जाता है। ठीक, तो इस स्त्री को क्या कहते हैं, स्त्री को सरोगेट माँ कहते हैं। और जब ये बच्चा जो होता है, यानी कि जो 32 कोष की अवस्था में जब बच्चा जो इच्छुक स्त्री के गर्भाशय में रोपित किया जाता है, जब वो जन्म ले लेता है, तो वो जो पहले वाली माँ होती है उसको दे दिया जाता है। ठीक, तो इसी को हम लोग सरोगेट माँ कह सकते हैं। और यही इसी से आप लोगों का जो आपका चैप्टर था पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है, चैप्टर नंबर 4, और उसका नोट्स भी पूरी तरीके से अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने उस नोट्स को नहीं देखा है तो आप लोग जाकर के अभी देख लेना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।